नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। हम जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे पहले होम लोन के बारे में सोचते हैं कि कौन से बैंक से हम होम लोन लें और कौन से बैंक से होम लोन सही रहेगा और कौन से बैंक में होम लोन में ब्याज की दर सही रहेगी, इंटरेस्ट रेट सही रहेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम होम लोन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम मुख्यतः ये पॉइंट कवर करेंगे। एक तो फाइनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी को कैसे फाइनलाइज करें, और प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने के बाद में उसके लिए फ़ंड का अरेंजमेंट कैसे करें, किस किस तरह का फ़ंड चाहिए और कहाँ कहाँ से फ़ंड का अरेंजमेंट करना होगा, ये हम पॉइंट कवर करेंगे। इसके बाद में होम लोन के लिए बैंक में लोन की एप्लीकेशन हम प्रोसेस करेंगे, तो कौन से बैंक में किस तरह होम लोन की एप्लीकेशन डालें। और चौथा पॉइंट रहेगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट करने पड़ेंगे। और पांचवा पॉइंट रहेगा ड्यू डिलीजेंस बाय बैंक हमारी क्या क्या ड्यू डिलीजेंस करेगा, क्या क्या जांचें करेगा, वो पॉइंट कवर करेंगे। इसके बाद में क्रेडिट अप्रेजल एंड लोन अमाउंट, मतलब हमें बैंक किस तरह से लोन सेंक्शन करेगा और हमारा लोन का अमाउंट कितना रहेगा, ये देखेंगे। और सातवां पॉइंट रहेगा लोन डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद में लोन के डॉक्यूमेंटेशन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। और आठवां और लास्ट पॉइंट रहेगा सेल डीड रजिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर्टी पोजीशन, जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी उसके बारे में जानेंगे और उसका प्रॉपर्टी का पोजीशन कैसे होता है वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फाइनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। हम प्रॉपर्टी को कैसे फाइनलाइज करें। सबसे पहले तो कि प्रॉपर्टी, हम कौन सी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। कि एक तो बिल्डर प्रॉपर्टी होती है, जिसमें रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, मतलब फ्लैट्स वगैरह होते हैं जो बिल्डर्स के होते हैं, वो फ्लैट लेना चाहते हैं। या फिर कोई फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन वाला हो, उसको लेना चाहते हैं। या कोई हमने कोई प्लॉट ले लिया हो, उस प्लॉट पर हम कंस्ट्रक्शन करके मकान बनाना चाहते हैं। या फिर हम कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं। इसमें से किस तरह की हम प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो हम पहले डिसाइड करेंगे। उसके बाद में पर्पस, दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि हमारा उस प्रॉपर्टी को खरीदने का क्या पर्पज़ है। मेनली जब हमें घर में रहना है तो उसके लिए हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदेंगे, फ्लैट्स खरीदेंगे, या फिर हम प्लॉट लेके उसको बनाएंगे। तो दोस्तों, यदि हमारा पर्पज़ तुरंत रहने का नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें जनरली प्लॉट खरीदे जाते हैं, क्योंकि फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना उतना ज़्यादा लाभकारी नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी में यदि इन्वेस्ट करना है तो प्लॉट ही प्रेफर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें ही प्राइस का हाइक होता है। अच्छा दोस्तों, यदि हम अपने लिए प्रॉपर्टी रहने के लिए खरीद रहे हैं तो ऐसे एरिया में हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे जहाँ पे लगभग सारी फैसिलिटीज़ डेवलप हो गई हो, जैसे स्कूल हो और कन्वेंस का साधन इजीली मिल जाता हो, हॉस्पिटल वगैरह पास में हो, मार्केट पास में हो। ऐसी फैसिलिटीज़ के जहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं वहीं पे हम हमारा मकान खरीदेंगे। दूसरा, यदि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से खरीदते हैं तो दोस्तों, ये फैसिलिटीज़ जहाँ डेवलप हो जाती हैं उससे कहीं दूर हमें ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइस हाइक की ज़रूरत पड़ती है। और प्राइस हाइक तभी होता है जब वहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटी डेवलप होने का स्कोप हो, मतलब वहाँ फैसिलिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई हो, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत सारी डेवलप होनी है। प्लॉट ऐसी भी जगह नहीं खरीदना चाहिए कि वो शहर से बहुत दूर हो, जहाँ पे 5-10 साल डेवलप होने में लगेगा, तो वहाँ प्रॉपर्टी की रेट इतनी बढ़ेगी नहीं। प्रॉपर्टी की रेट वहीं पे बढ़ती हैं जहाँ पे यूजर्स आना शुरू हो गए हों, जहाँ पे लोगों ने मकान बनाना शुरू कर दिया हो, तो ऐसी जगह में ही हमको प्लॉट लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए दोस्तों, हमने प्रॉपर्टी फाइनल कर ली। उसके बाद में हमें फ़ंड का अरेंजमेंट करना है। तो दोस्तों, जैसे ही प्लॉट फाइनल किया तो फ़ंड का अरेंजमेंट करेंगे। फ़ंड हमें किस तरह का चाहिए दोस्तों। मार्केट में फ़ंड दो तरह से दिया जाता है। पहला तो 1 नंबर में और दूसरा 2 नंबर में, मतलब बी पार्ट में, ब्लैक पार्ट में दिया जाता है, कैश में दिया जाता है, और 1 नंबर में दिया जाता है वो चेक से दिया जाता है। तो जो भी चेक से दिया जाता है दोस्तों, वो एक तो बैंक लोन होता है और कुछ मार्जिन मनी होती है।
तो इस तरह से दिया जाता है। और जो बी पार्ट है या कैश मनी है वो हमें अपने पास से कैश के रूप में देना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई हमने प्लॉट ख़रीदा और उसकी कीमत है 50 लाख रुपए, और दोस्तों उसमें से हमें 10 लाख रुपए कैश देना पड़ेगा ब्लैक में, तो वो हो गया बी पार्ट। और जो एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट वो 40 लाख का बनेगा, 40 लाख हो गया एक नंबर में। तो दोस्तों जो 40 लाख का फंड अरेंजमेंट है वो हमें बैंक से या खुद के मार्जिन मनी से करना होगा। सपोज करिए दोस्तों हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, बैंक उसका 80% लोन देता है, तो 40 लाख का 80% 32 लाख हो गया। तो 32 लाख तो बैंक लोन हो गया, प्लस 8 लाख हमें मार्जिन मनी मिलानी पड़ेगी। इस तरह से 40 लाख का हमें एक नंबर में देना पड़ेगा। दूसरा 10 लाख रुपए हमें कैश अलग से देना पड़ेगा। इस तरह से टोटल हमें जो फंड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपने पास से, अपनी सेविंग से या कोई रिलेटिव से उधार लेके, वो 10 + 18 मतलब 18, 10 + 8 लाख मतलब 18 लाख रुपए अपने को मार्जिन मनी या कैश देना पड़ेगा। बाकी 32 लाख हमारा होम लोन हो जाएगा। इस तरह से हमारा फंड का अरेंजमेंट होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पर उठते हैं, लोन एप्लीकेशन। लोन एप्लीकेशन के लिए हमें कई सारे बैंकों में इंक्वायरी करनी पड़ेगी दोस्तों। उसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कौन से बैंक में इंटरेस्ट रेट कम है। तो दोस्तों लगभग सारे बैंकों में इंटरेस्ट रेट बराबर है। आज की डेट में जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 8.5% चल रही है। तो दोस्तों सारे बैंकों में लगभग 8-8.5%, 8.40, 8.60 इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कर रही है। तो लगभग बराबर है। बाकी हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस दोस्तों किसी बैंक में 0.1% से लेके % तक वेरी कर सकती है, और बहुत सारे बैंक प्रोसेसिंग फ़ीस को जीरो भी कर देते हैं। तो हमें नेगोशिएट करना चाहिए या कि बैंक हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस जीरो कर दे। दोस्तों लोन अमाउंट जो हमारा एग्रीमेंट वैल्यू है उसका बहुत सारे बैंक, कोई 70% देता है, कोई 80% देता है, कोई 90% देता है। इस केस में दोस्तों जैसे अपनी 40 लाख का एग्रीमेंट वैल्यू है तो उसका 80% देगा तो 32 लाख का लोन हुआ। यदि कोई बैंक 90% देता है तो 36 लाख रुपए लोन हुआ। जैसे जिस तरह से परसेंटेज ज़्यादा बढ़ती है तो हमारी मार्जिन मनी कम लगेगी दोस्तों। यदि 36 लाख को हुआ तो हमें 4 लाख रुपए ही मार्जिन मनी देनी पड़ेगी। इस तरह से दोस्तों हम बैंकों से पता कर सकते हैं और लोन अमाउंट के बारे में पता कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम एज कितना है। किसी बैंक में 60, ज़्यादातर बैंकों में 60 साल है वो मैक्सिमम एज होती है, और बहुत सारे बैंक हैं वो 70 साल तक भी देते हैं। तो दोस्तों अपनी EMI यदि कम करवानी है तो ये बैंकों से थोड़ा नेगोशिएट करें कि हमें ज़्यादा एज के लिए, मतलब जैसे 70 साल तक के लिए लोन दें, उसमें आपकी EMI कम आएगी और बाद में लमसम जैसे ही पैसा आता है उसको जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में टाइम ऑफ सैंक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। टाइम ऑफ सैंक्शन और लोन डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं, विशेषकर गवर्नमेंट बैंक है, उसमें जो टाइम कंज्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मैंने खुद ने बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्लाई किया था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लिया और अंत में फिर लोन को ड्रॉप भी करना पड़ा। कुछ बैंक हैं जैसे HDFC बैंक है, IDBI बैंक है, ये तुरंत लोन सैंक्शन करते हैं। एक फ़िक्स डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उसको लेके और तुरंत सैंक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें बैंकों का सिलेक्शन करना चाहिए, लोन एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, हमने लोन एप्लीकेशन डाल दी किसी बैंक में, तो उसके बाद में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे बैंक में। तो दोस्तों दो तरह के जो इनकम वाले पर्सन होते हैं, एक तो सैलरीड पर्सन होते हैं और दूसरा बिजनेस प्रोफाइल वाले। तो सैलरीड पर्सन हैं दोस्तों, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। तो दोस्तों नंबर 1 तो सैलरी स्लिप, 3 महीने की सैलरी स्लिप आपको लेटेस्ट जमा करानी होगी। और दूसरे में फॉर्म 16, 2 साल का फॉर्म 16 आपको जमा कराना पड़ेगा। और
तीसरा है ITR, 2 साल की आपको ITR जमा करानी पड़ेगी। तो दोस्तों जो आपकी जो लास्ट तीन महीने की सैलरी स्लिप है उसकी एवरेज जो सैलरी है उसको इनकम का बेस माना जाएगा, इसलिए सैलरी स्लिप ली जाती है। दोस्तों इस चौथी चीज़ है वो आपकी KYC में दोस्तों ID प्रूफ में आपका पैन कार्ड लिया जाता है, और जो एड्रेस प्रूफ में है उसमें आधार कार्ड या वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस ये आप दे सकते हैं, या बिजली का बिल दे सकते हैं। और दोस्तों जो आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए वो आपका करंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जहाँ पे इस समय आप रह रहे हैं वो एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। कभी कभी क्या होता है कि आधार कार्ड में पिछला एड्रेस अपडेट रहता है, उसको नहीं माना जाएगा, आपका करंट एड्रेस का कोई प्रूफ तैयार करना पड़ेगा। दोस्तों जो छठा डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों आप जिससे भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी पूरी चेन डॉक्यूमेंट जमा करानी पड़ेगी। जैसे लास्ट जो डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए आपकी रजिस्ट्री है, जो सेलर है उसके नाम से सेल डीड है, उससे पहले उसने किससे खरीदा था उसके सारे चेन डॉक्यूमेंट चाहिए। मतलब वो लीज डीड है या पट्टा है, पट्टा मान लीजिए राजस्थान में जयपुर में JDA ने जो इश्यू किया उसके बाद में वो प्रॉपर्टी कहाँ किस किस को बेची गई, उसके सारे चेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए लास्ट सेलर तक, लास्ट बायर तक। तो दोस्तों ये चेन डॉक्यूमेंट पूरे चाहिए, इनकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, ये हमें बैंक में जमा करानी पड़ेगी। इसके बाद में सेल एग्रीमेंट, हम सेलर से जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है उसका सेल एग्रीमेंट की कॉपी देनी पड़ेगी। और रजिस्टर्ड सेल डीड, दोस्तों जब लोन हो जाएगा, डिसबर्स हो जाएगा तो हमें रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, और वो रजिस्टर्ड सेल डीड हमें बैंक में जमा करानी होगी। ये डॉक्यूमेंट हमें बैंक में सबमिट करने पड़ते हैं दोस्तों लोन सैंक्शन करवाने के लिए। और दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस प्रोफाइल के लोग हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे दोस्तों। और सैलरी स्लिप की जगह ITR देनी पड़ेगी, इनकम टैक्स रिटर्न 2 साल की, और बैलेंस शीट 2 साल की देनी पड़ेगी। ये दोस्तों ये अलग से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, बाकी लगभग वही डॉक्यूमेंट है। और आपकी जो फर्म है उसकी KYC देने पड़ेंगे, फर्म का जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, GST सर्टिफिकेट है, ये सारे डॉक्यूमेंट फर्म के अलग से देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ड्यू डिलीजेंस बाय बैंक में डॉक्यूमेंट जमा करा दिया तो फिर उसके बाद में बैंक लोन की प्रोसेस शुरू करता है। उसमें कुछ ड्यू डिलीजेंस देखता है, वो क्या क्या है। ये टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस होती है, दूसरी लीगल ड्यू डिलीजेंस होती है। दोस्तों ये बैंक जनरली देखता है। टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस में तो दोस्तों जो बैंक है वो प्रॉपर्टी की विजिट करता है, और विजिट करके ये देखता है कि प्रॉपर्टी सही जगह है, उसकी मार्केटेबिलिटी है या नहीं है, मतलब वो उसको आसानी से बेचा जा सकता है या नहीं है। यदि लोन नहीं चुका पाता है बोरोवर तो उस प्रॉपर्टी की एनफोर्समेंट पावर है या नहीं है, मतलब उसके प्रॉपर्टी के पेपर प्रॉपर हैं या नहीं है, उनको ठीक से देखा जाता है ताकि बाद में प्रॉपर्टी को एनफोर्समेंट या बेचना आसान हो सके, ये देखा जाता है। और दूसरा लोकेशन कैसी है दोस्तों, ये देखा जाता है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, लोकेशन में दोस्तों मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी ली है दिल्ली में और आप जयपुर के बैंक से अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब दूसरे शहर से, तो वहाँ से नहीं होगा, आपका उसी शहर में उसी शहर के किसी बैंक में आपको अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, बैंक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कराएगा किसी अप्रूव्ड वैल्यूअर से। दोस्तों कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के केस में आपको उसका जो प्रॉपर्टी का लेआउट प्लान भी देना पड़ेगा, और ये भी बैंक देखेगा कि जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन है वो कौन सी स्टेज पे है। इसके बाद में दोस्तों लीगल ड्यू डिलीजेंस, लीगल ड्यू डिलीजेंस में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है कि जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है। इसमें प्रॉपर्टी का जो टाइटल वो है वो चेक किया जाता है, प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो सेलर के नाम से प्रॉपर है या नहीं है वो देखा जाता है दोस्तों। इसके बाद नॉन इनकम्बरेंस देखा जाता है, मतलब इस प्रॉपर्टी पे कोई किसी का लोन है या नहीं है। यदि किसी बैंक का लोन है तो सबसे पहले उस दोस्तों उस बैंक का लोन का स्टेटमेंट लिया जाता है, और उस बैंक से LOD लिया जाता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लिया जाता है। तो दोस्तों जब भी सैंक्शन होता है लोन तो उस बैंक की जितनी आउटस्टैंडिंग होती है उसका चेक उस बैंक को हैंड ओवर किया जाता है, बाकी बचा हुआ पैसा सेलर को दिया जाता है दोस्तों। इस तरह से किसी बैंक की इसको टेक ओवर लोन कहा जाएगा है दोस्तों। उसके बाद में
हम उसके बाद के जो डॉक्यूमेंट है वो सेल डीड होती है, लीज डीड या किसी जगह इसको पट्टा भी बोला जाता है, वो देखा जाता है। और पोजेसन लेटर, यदि बिल्डर है तो बिल्डर के केस में पोजेसन लेटर और अलॉटमेंट भी लिखा जाता है। और उसके बाद में एग्रीमेंट फॉर सेल, आपने सेलर से जो भी एग्रीमेंट किया है उसकी कॉपी देखी जाती है। वो कॉपी जो सेलर एग्रीमेंट है वो नोटराइज करके देनी पड़ती है दोस्तों। यदि बिल्डर फ्लैट है तो दोस्तों हमें एपीएफ लेना पड़ता है, मतलब जो अप्रूव्ड जो बैंक का जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उसकी कॉपी लेनी पड़ती है। और यदि अप्रूव्ड नहीं है और तो बिल्डर की जो भी प्रॉपर्टी के चेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे देखे जाते हैं दोस्तों। और एक बिल्डर बाय एग्रीमेंट भी किया जाता है, वो उसकी कॉपी देनी पड़ेगी हमें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों लीगल ड्यू डिलिजेंस में देखे जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हम आते हैं कि बैंक लोन कितना करेगा, हमारा जो लोन है वो कितना सैंक्शन होगा। इसके लिए दोस्तों लोन अमाउंट दो तरीके से मेनली मोटा मोटा देखा जाता है। एक तो एलटीवी के बेस पे, एलटीवी के बेस पे, दूसरा फॉयर के बेस पे। एलटीवी के बेस पे जो एलिजिबिलिटी आती है वो, और फॉयर के बेस पे जो एलिजिबिलिटी आती है वो, ये दोनों अमाउंट में से जो भी कम होगा वो हमारा लोन अमाउंट माना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एलटीवी क्या है? लोन टू वैल्यू, मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, हमारा जो सेल एग्रीमेंट है उसमें जो वैल्यू है, सेल वैल्यू है, उसका लगभग 80% लोन देते हैं बैंक। कोई बैंक 90% भी देते हैं, कोई 70% भी देते हैं। चलिए दोस्तों सपोज करिए 80% आपको लोन दिया बैंक ने, तो हमारे केस में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है 40 लाख, एग्रीमेंट वैल्यू 40 लाख है, तो 40 लाख का 80% मतलब 32 लाख का लोन बैंक की जो एलटीवी की वैल्यू हो गई। अब दोस्तों ये देखते हैं कि फॉयर क्या है। फॉयर क्या है दोस्तों? फॉयर है हमारी जो नेट सैलरी है, अकाउंट में जितनी सैलरी आती है उसका कुछ परसेंटेज ईएमआई के रूप में बैंक काउंट करता है। तो नेट सैलरी का जनरली बैंक 70% ईएमआई अलाउ करते हैं। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, किसी की सैलरी सपोज करिए 1 लाख रुपए है और 1 लाख में से उसकी कट पिट के और अकाउंट में 70,000 रुपये सैलरी आती है। अब दोस्तों 70,000 में से 70,000 का जो फॉयर हो गया 70%, मतलब 49,000 की वो ईएमआई पे कर सकता है दोस्तों। फॉयर का मतलब ये हुआ कि 49,000 की वो ईएमआई पे कर सकता है। अब मान लीजिए वो एग्जिस्टिंग उसकी ईएमआई 9,000 रुपये कोई पर्सनल लोन की जा रही है, तो उस 9,000 को हम उसमें से रिड्यूस कर देंगे, मतलब 49 माइनस 9 मतलब 40,000। नेट जो ईएमआई है वो 40,000 तक दे सकता है हमारे जो इस लोन के लिए। अब 40,000 में कितना लोन मिल सकता है दोस्तों? तो जनरली ये माना जाता है कि 1,000 की ईएमआई पर 1 लाख रुपए का लोन मिलता है। तो 40,000 पर जो लोन की एलिजिबिलिटी होगी लगभग 40 लाख होगी दोस्तों। इस तरह से दोस्तों जो एलटीवी से एलिजिबिलिटी आई 32 लाख और फॉयर से एलिजिबिलिटी आई 40 लाख। 32 लाख और 40 लाख दोनों में से जो भी कम हो, मतलब 32 लाख रुपए उसका लोन अमाउंट हो गया दोस्तों। और 32 लाख लोन अमाउंट हो गया और तो एग्रीमेंट वैल्यू हो गया 40 लाख, मतलब 32 माइनस 40 8 लाख रुपए उसका मार्जिन मनी हो गया। तो दोस्तों 8 लाख रुपए खुद को मार्जिन देना पड़ेगा और 32 लाख रुपए बैंक लोन कर देगा। इस तरह से लोन का सैंक्शन होता है दोस्तों। अब दोस्तों बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया, तो उसके बाद में बैंक क्या करेगा, जो हमें बैंक सैंक्शन लेटर देगा, उस सैंक्शन लेटर की जो टर्म कंडीशंस हैं उनको हम देखेंगे एक बार। उसमें क्या क्या टर्म कंडीशंस होती हैं दोस्तों? उसमें होती है अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन, लोन हमारा 32 लाख रुपए सैंक्शन हो गया दोस्तों। और उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% के आसपास होती है। बहुत सारे बैंकों में कुछ ऊपर नीचे होती है। यदि आपकी सिविल ख़राब है तो थोड़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा भी हो सकती है दोस्तों। यदि आपके पास पहले से 2-3 प्रॉपर्टी हैं तो दोस्तों बैंक उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर चार्ज कर सकता है।
दोस्तों टेन्योर आप 20 साल से लेके लगभग 30 साल तक का टेन्योर ले सकते हैं। टेन्योर जितना भी ज़्यादा होगा उसमें ईएमआई कम आएगी, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप कोई दूसरे लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी आपके पास में लमसम में एक बार में पैसा कहीं से आता है तो उसको बीच में रिपे कर सकते हैं। दोस्तों जनरली रिटायरमेंट की एज 60 साल तक बैंक लोन देते हैं, और कुछ जो बैंक हैं वो 70 साल तक भी आपको लोन देते हैं। मोड ऑफ रिपेमेंट दोस्तों, मोड ऑफ रिपेमेंट आपकी सैलरी से ऑटोमेटिक पैसा कटता रहेगा, इसके लिए नैच की फैसिलिटी है। और आपका उसी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आपको एसआई मैंडेट के थ्रू पैसा कटता रहेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस और लीगल वैल्यूएशन चार्जेस, ये दोस्तों आपको बैंक से नेगोशिएट करना पड़ेगा कि प्रोसेसिंग फ़ीस 0 लगे या कम से कम लगे। और प्रीपेमेंट चार्जेस, किसी भी तरह के प्रीपेमेंट चार्ज नहीं होने चाहिए। जनरली दोस्तों बैंकों में इस समय प्रीपेमेंट चार्ज बंद कर दिए गए हैं, लेकिन LIC HFL एक ऐसा फाइनेंशियल NBFC है जिसमें यदि आप लोन कराएंगे तो और 6 महीने से पहले बंद करेंगे तो आपको 6 महीने तक का इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा। ये प्रीपेमेंट चार्ज रहता है जो हिडन चार्जेज है दोस्तों। इसलिए इस तरह के बैंकों से आपको जानकारी लेके ही लोन लेना चाहिए। ये सारी कंडीशंस देखने के बाद में दोस्तों यदि आपको अपना लोन समझ में आ गया, आप एक्सेप्टेंस आपको देनी पड़ेगी साइन करके, उसके बाद में आपका डिसबर्समेंट होगा लोन दोस्तों। तो उसके बाद में आपको बैंक बुला के आपके डॉक्यूमेंट साइन कराएगा, लोन डॉक्यूमेंट, होम लोन एग्रीमेंट साइन कराएगा, मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी के मॉर्गेज डॉक्यूमेंट वो साइन कराएगा, और ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, यदि बिल्डर फ्लैट है तो वो साइन कराएगा। तो आपके PDC चेक लेगा दोस्तों, उसके बाद में आपका लोन का डिसबर्समेंट हो जाएगा, आपके लोन के जो चेक हैं वो बन जाएंगे दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस इसके बाद में दोस्तों रजिस्ट्री का है। सेल डीड जो आपने कराई है उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें बैंक का जो वकील है वो जाएगा और हमें अपना वकील के थ्रू इसकी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले तो सेल डीड टाइप करवाई जाती है और उसके बाद में स्टैम्प ड्यूटी जमा कराई जाती है। स्टैम्प ड्यूटी जो आपकी रजिस्ट्रेशन जो आपका सेल एग्रीमेंट है उसकी वैल्यू है, मतलब 40 लाख का कुछ परसेंटेज होता है, वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है। जैसे दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो स्टैम्प ड्यूटी है वो जो आपका एग्रीमेंट वैल्यू है उसकी 8.65% लगभग बैठती है। यदि लेडीज़ के नाम से कराते हैं तो दोस्तों 1% कम लगता है। यदि ST/SC की महिला हैं तो दोस्तों उसमें ये जो स्टैम्प ड्यूटी है वो करीब 6.25% के आसपास पड़ती है। तो दोस्तों यदि 8.65 हम कंसिडर करें तो दोस्तों लगभग ये बैठेगा 3.86 लाख रुपीस, ये आपकी स्टैम्प ड्यूटी बैठेगी। ये आपको वहाँ जमा करानी पड़ेगी दोस्तों, ऑनलाइन जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद में आप का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के पास में सेल डीड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जैसे ही रजिस्ट्री हुई उसके बाद में जो बैंक का वकील DD लेके आएगा और सेलर को हैंड ओवर कर देगा, और जो सेलर है वो आपको प्रॉपर्टी के बाकी सभी ओरिजिनल कागज़ उसी समय हैंड ओवर करेगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि रजिस्ट्री होने के तुरंत बाद जो रजिस्ट्री होने के समय आपको DD सेलर को देना होगा, और जो भी प्रॉपर्टी की चेन डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल वो सारा आप लेना न भूलें। वो सारे डॉक्यूमेंट आप लिस्ट के हिसाब से चेक करके अपने कब्जे में ले लें दोस्तों। उसके बाद में आपका जो प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन सेलर हैंड ओवर करेगा। इस तरह से ये प्रोसेस होगी दोस्तों। इस तरह से आप होम लोन ले सकते हैं दोस्तों। आपको इसमें किसी भी तरह की क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया तो दोस्तों बेल आइकन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा।